हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड फू किंगजाओ को देखते हैं, जो फू ग्रुप का प्रेसिडेंट है और वो एयरपोर्ट किसी डॉक्टर को पिक करने आया था। तभी वहाँ पर एक और गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक क्यूट सा बेबी बॉय बाहर निकलता है, जिसका नाम वाव वाव है और वो अपनी मॉम को पिक करने आया था। फू उसे देख रहा था तो वो कहता है, ऐसे क्यों देख रहे हो, कभी किसी हैंडसम मैन को नहीं देखा है क्या? और फिर दोनों एक ही स्टाइल में खड़े हो रहे थे, तो दोनों ही एक दूसरे को देखकर सोचते हैं कि ये मेरी जैसा क्यों दिख रहा है। और उन दोनों को ऐसा देखकर असिस्टेंट भी हंस रहा था। इस सबसे फू इरिटेट होकर अंदर चला जाता है और वो डॉक्टर जियांग को फोन करके कहता है कि मैंने सुना है कि आप कंट्री वापस आ रहे हो, इसलिए मैं आपको पिक करने आया हूँ। तो वो बताती है कि मुझे ऑलरेडी कोई पिक करने आ गया है, तो मैं आपके साथ नहीं जा सकती। तो फू कहता है कि ठीक है, मैं आपको बाद में कभी कांटेक्ट करूंगा। ये लड़की जियांग ही हमारी फीमेल लीड है और वावा की मॉम भी। वो जैसे ही उसके पास जाती है तो वो कहता है, प्रीटी लेडी, क्या आप मेरे साथ घर तक राइड लेना पसंद करोगी? वो जैसे ही गाड़ी में तो सब लोगों को उसकी बातों पर बिलीव होने लगता है कि हाँ, उसकी मॉम की डेथ में कुछ तो फिसी है। पर सुसिन पागलों की तरह चिल्ला रही थी कि इसे कोई मत देखो। तभी यहाँ पर उसकी मॉम और डैड भी आ जाते हैं और वो उस पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम सब झूठ बोल रही हो, तुम्हारी बात पर कोई बिलीव नहीं करेगा। तो वो कहती है कि मैंने एविडेंस दिखा दिया है और तुम्हारे फेस से पता चल रहा है कि ये सब सच है। तभी उसके डैड भी उस पर चिल्लाने लगते हैं कि सुसिन तुम्हारी सिस्टर है, 5 सालों से तो तुम डिसअपियर थी और अब जब आई हो तो अपनी सिस्टर की वेडिंग बर्बाद करना चाहती हो, तुम कितनी विशियस हो? तो जियांग कहती है कि मैं विशियस हूँ, वो तुम ही थे जिसने मेरे मॉम के डेथ के 7 दिन हुए भी नहीं थे कि तुमने अपने ओल्ड मिस्ट्रेस के साथ मैरिज कर लिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तुम लोग डटी हो। ये सुनकर उसकी तबीयत खराब होने लगती है, तो सुसिन बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उसे वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहती है। पर बाबा ये सब देख लेता है और उन पर चिल्लाने लगता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरी मम्मी को बुली करने की। उसे देखकर सुसिन जान से कहने लगती है कि तुम अपने जंगली बेटे को भी यहाँ लेकर आई हो। और फिर उसे देखकर सोचने लगती है कि लगता है ये 5 इयर्स का है, कहीं ये फू का बेटा तो नहीं है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मैं फू को उसके बेटे के बारे में नहीं पता लगने दूंगी। और वो जल्दी से उन दोनों माँ बेटे को वहाँ से भगाने की कोशिश कर रही थी, पर जियांग उन बॉडीगार्ड्स को अकेले ही संभाल लेती है। पर उसके डर उस पर ही चिल्लाने लगते हैं कि तुम ये बहुत ज्यादा कर रही हो, आज तुम्हारी सिस्टर की मिस्टर फू से एंगेजमेंट है और तुम यहाँ सीन क्रिएट कर रही हो, जल्दी से अपने जंगली बेटे को लेकर यहाँ से चली जाओ। दूसरी साइड असिस्टेंट है कि तुम्हें किसने कहा कि वावा तुम्हारा बेटा है, क्या इसका कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? तभी जियांग उससे पूछती है कि तुम्हारा फू से क्या लेना देना है, पर वो उसे हट कर देती है। बीच में उसकी मॉम भी कुछ बोलने वाली थी तो वो उसे भी हट कर देती है। तो वो लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं कि तुमने ये हमारे साथ क्या किया? जियांग कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हट करने की, तुम लोगों के साथ यही होना चाहिए। तो सुसिन गुस्से में उसे हट करने वाली थी, पर फू उसे रोक देता है और कहता है कि अगर तुम ऐसे ही ट्रबल क्रिएट करती रही तो मैं ये एंगेजमेंट कैंसिल कर दूंगा। तो वो रोने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, हमारी एंगेजमेंट कैसे कैंसिल कर सकते हो? और फिर फू जियांग करती इतने में सुसिन भी फू से बात करने लगती है, तो वो इस मौके का फायदा उठाकर वावा को लेकर वहाँ से चली जाती है। फू भी सुसिन को छोड़कर उसके पीछे जाने लगता है, पर वो तब तक वहाँ से चली गई थी। तो वो असिस्टेंट को वावा का हेयर देकर डीएनए टेस्ट करने के लिए कहता है और जियांग फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। और फिर तभी उसे हॉस्पिटल से फोन आता है और पता चलता है कि ग्रैंडमा फिर से हॉस्पिटल से कहीं भाग गई हैं। ये सुनते ही वो वरीड हो जाता है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। दूसरी साइड वावा ने अपने सारे ब्रदर एंड सिस्टर को हेल्प के लिए बुला लिया था, इसलिए वो लोग उसी पार्टी में पहुंच जाते हैं, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था, सब लोग वहाँ से जा चुके थे। और फिर तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि उनके साथ बेबी गर्ल नहीं है। वही दूसरी तरफ बेबी गर्ल रास्ते में खो गई थी, वहाँ से फू की ग्रैंडमा भी जा रही थी। तभी उनका अचानक से तबियत खराब हो जाता है, तो बेबी गर्ल उनके पास जाकर उन्हें सेव करती है और हॉस्पिटल लेकर जाती है। और फिर वो अपने मॉम को फोन करके बताती है कि आज मैंने एक ओल्ड लेडी को सेव किया है और अभी वो हॉस्पिटल में है, इसलिए आप जल्दी से आकर उनका मेडिकल बिल पे कर दीजिए। तो वो उसे अप्रिशिएट करती है कि तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है, हम जल्दी से वहाँ आते हैं। और फिर वावा को डांटने लगती है कि ऐसे किसी भी रैंडम पर्सन को डैड नहीं कहते। तो वो बताता है कि मैंने एआई सिस्टम से डाटा एनालिसिस किया था, तो हमें पता चला कि वही हमारा डैड है, ये गलत नहीं हो सकता। पर वो उसे कुछ नहीं कहती। अभी उसे उसके ब्रदर्स के फोन आते हैं और वो उसे पूछ रहे थे कि तुम और मम्मी कहाँ हो। तो बताता है कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो तुम लोग भी वही आ जाना, मैं एड्रेस भेज देता हूँ। दूसरी साइड ग्रैंडमा को होश आ गया था, तो बेबी गर्ल उनसे पूछ रही थी क्या अभी आपको कंफर्टेबल लग रहा है? पर ग्रैंडमा तो उसे देखकर खुश हो गई थी और कहती है कि तुमने आज मुझे सेव किया है, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा विला दूंगी और वहाँ पर तुम प्रिंसेस की तरह रहोगी। पर बेबी गर्ल मना कर देती है कि मेरा भी एक घर है, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। तभी वहाँ पर जियांग वावा के साथ आ जाती है, तो बेबी गर्ल उन्हें बताती है कि यही वो ग्रैंडमा है जिन्हें मैंने सेव किया था। वावा उन्हें हेलो कहता है, पर ग्रैंडमा तो उसे देखकर सोच रही थी कि ये मेरे ग्रैंडसन की तरह क्यों दिख रहा है, कहीं ये मेरा ग्रेट ग्रैंडसन तो नहीं। और वो जियांग को अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ मानने लगते हैं। वो तो ये सोचकर खुश होने लगते हैं कि उन्हें उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ मिल गई और साथ में दो ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड भी। ये जानकर जियांग क्लियर करती है कि ना ही मैं आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ हूँ और ना ही ये लोग आपकी ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हैं। आपको कोई मिस्टेक हुआ है। पर वो कहाँ मानने वाली थी और वो उसे 1.8 मिलियन की बिथरोल गिफ्ट देने लगती है और कहती है कि तुम मेरे ग्रैंडसन के साथ जाकर मेरे सर्टिफिकेट ले लेना। पर जियांग उस पैसे को लेने से मना कर रही थी और इसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगती है। और फिर ग्रैंडमा कहती है कि मुझे पता है
कि मेरे ग्रैंडसन ने तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट किया है, रुको मैं अभी उसे यहाँ बुलाती हूँ। जियांग सोचती है कि लगता है यहाँ बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, जब इनके ग्रैंडसन आएगा तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। और फिर ग्रैंडमा फू को फोन करके बताती है कि मैंने तुम्हारी वाइफ और बच्चों को ढूंढ लिया है, तुम कहाँ हो, जल्दी से यहाँ आओ। तो वो भी जल्दी से वहाँ आ जाता है, पर ग्रैंडमा तो पहले उस पर गुस्सा करने लगती है। तो फू उसे ये कहकर शांत कराता है कि मैं आपका एक लौता ग्रैंडसन हूँ। और फिर पूछता है कि बताइए आपको किसने बुली किया, आप इतना गुस्से में क्यों है। तो बताती है कि वो तुम हो, तुमने मुझसे अपनी वाइफ और बच्चों को छुपा कर रखा, बताओ तुमने मुझे उनसे क्यों नहीं मिलवाया। पर फू कहता है कि शायद वो लड़की झूठ बोल रही होगी कि वो बच्चा मेरा है। ग्रैंडमा कहती है वो बच्चा बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, जैसे तुम बचपन में दिखते थे, तुम उसे मना कैसे कर सकते हो। तो पूछता है कि आप जिसके बारे में बात कर रही हैं वो कहाँ है। तो वो बताती है कि वो मेडिकल भी पे करने गई है, आती ही होगी। और वो उसे वार्न कर देती है कि वो जैसे ही यहाँ आएगी तुम उसे अच्छे से बिहेव करना, वरना मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूंगी और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। वो सोचने लगता है पता नहीं कौन है वो लड़की जो इन्हें झूठ बोल रही है। तभी जियांग बच्चों के साथ वापस आ रही थी और वो फू को देखकर शॉक होकर छुप जाती है और सोचती है कि ये कैसे हो सकता है, जरूर ये सुसिन को मेरे बच्चों की स्टेप मॉम बनाएगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कहकर वो बच्चों को लेकर चुपचाप वहाँ से जा रही थी, पर बच्चे आवाज कर देते हैं कि डैड मॉम यहाँ से भाग रही है। ये सुनते ही वो दोनों बाहर आ जाते हैं और ग्रैंडमा उसे रोकने लगती है कि तुम यहाँ से कैसे जा सकती हो। वो भी उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है कि ये तुम हो। तो वो भी कहने लगती है क्या कोइंसिडेंट है, हम फिर से मिल गए। और बताती है कि मेरी डॉटर ने तुम्हारी ग्रैंडमा को सेव किया था, मैंने मेडिकल बिल भी सेटल कर दिया है, तो अब मैं चलती हूँ कहकर जा रही थी। और ग्रैंडमा रोकते हुए कहती है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम्हें और बच्चों को तो मेरे साथ फू हाउस में चलना होगा। तो वो कहती है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये बच्चे आपके ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड नहीं है। तभी फू भी कहता है कि काफी हद तक ये बच्चे मेरे तरह दिख रहे हैं, तो अच्छा हुआ कि सब कुछ क्लियर हो जाए। और जियांग कहती है जबकि हम पहले कभी मिले ही नहीं है, तो ये बच्चे तुम्हारे कैसे हो सकते हैं, लगता है कि तुम पागल हो गए हो, जाकर अपना चेकअप करवा लो। कहकर वो खुद को हो गई थी कि क्या पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट में पॉजिटिव आया था। तो फू खुश होते हुए कहता है कि देखा ये दोनों बच्चे मेरे हैं, अब तुम्हें कुछ बोलना है। और वो तो मन ही मन गुस्सा कर रही थी कि ये सीक्रेटली पैटर्निटी टेस्ट कैसे करवा सकता है, और कहती है कि ये दोनों बच्चे मेरे और मेरे हस्बैंड के हैं, जरूर इस पैटर्निटी टेस्ट में कुछ गड़बड़ हुआ है। वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि यह हॉस्पिटल नंबर 1 हॉस्पिटल है, यहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकता। और उसने उसका हाथ जोर से पकड़ा था। तो वो कहती है कि मुझे हट हो रहा है। ये देखकर बाबा कहता है हम जब से पाला है, आप उन्हें हट मत कीजिए, हमें ऐसे डैड बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ग्रैंडमा भी उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम अपनी वाइफ को हट कैसे कर सकते हो, फू फैमिली वालों ने तुम्हें यही सिखाया है क्या, अगर तुमने उस सुसिन से मैरिज करने के बारे में कहा तो तुम मेरे ग्रैंडसन नहीं रहोगे। ऐसा कहते हुए उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो वो उन्हें संभालने लगता है। इतने में ही बेबी गर्ल कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। जियांग भी इस बात का फायदा उठाकर वॉशरूम जाने के बहाने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडमा उन्हें रोकने के लिए कह रहे थे, तो फू अपने असिस्टेंट को उनके पीछे भेज देता है। असिस्टेंट वॉशरूम के बाहर वेट कर रहा था। तो थोड़ी देर बाद फू जाकर पूछता है क्या वो लोग इतने देर से वॉशरूम में ही है, और वो असिस्टेंट को अंदर जाकर चेक करने के लिए कहता है। तो वो मना कर रहा था कि मैं कैसे जा सकता हूँ, पर फू के सामने उसका कहाँ चलने वाला था और उसे मजबूरन अंदर जाकर चेक करना पड़ता है। और वो बताता है कि वो लोग यहाँ नहीं है। तो फू भी जाकर अंदर चेक करता है और जियांग पर गुस्सा कर रहा था कि वो फिर से मेरे बच्चों को लेकर भाग गई। इतने में वहाँ पर कुछ लड़कियां आ जाती हैं और उन्हें देखकर उन्हें डांटने लगती है। तो वो लोग भी लड़कियों की आवाज में बात करते हुए बचकर वहाँ से भाग जाती हैं। वही जियांग दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से भाग रही थी और वो उन्हें समझाती है कि तुम्हारे डैड सुसिन से मैरिज करने वाले हैं, जो कि बहुत ही बैड वुमेन है। अगर उसे तुम लोगों की एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला तो वो तुम लोगों के साथ मिसट्रीट करेगी, इसलिए तुम ऐसे किसी को भी अपने डैड मत बोलना। तो वो लोग भी उसकी बात मान जाते हैं। वही सुसिन और उसकी मॉम भी अपने ड्रेसिंग करवाने के लिए हॉस्पिटल आए थे और जियांग पर गुस्सा कर रहे थे कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। उसकी मॉम कहती है पहले जैसे मैंने उसके मॉम को मारा था वैसे ही अब मैं उसे और उसके जंगली बच्चे को मार दूंगी। फिर जैसे ही वहाँ से जा रहे थे तो वो लोग जियांग से टकरा जाते हैं। जियांग तो बिना देखेगा है, अगर मैंने उसे बता दिया कि तुमने इसे तोड़ दिया तो तुम तो इसका पेबैक भी नहीं कर पाओगी। जियांग कहती है पर आज फू ने तो तुमसे अपना एंगेजमेंट कैंसिल कर दिया। सुसिन गुस्से में कहती है तुम्हें क्या लगता है कि आज वो तुम्हें देखकर तुम्हें लाइक करने लग जाएगा और मुझसे एंगेजमेंट तोड़ देगा? वो ऐसा कभी नहीं करेगा, वो क्यों किसी के जंगली बच्चे को राइज करेगा। ये सुनते ही जियांग उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों के बारे में बुरा बोलने की। ये देखकर तो मॉम उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डॉटर पर हाथ उठाने की। तो दोनों बच्चे उन्हें रोक रहे थे पर सुसिन उसे बुली करने लगती है और उसे थप्पड़ मारने वाली थी। इतने में फू आकर उसे रोक देता है और ये सुनकर तो बहुत ही खुश हो जाती है कि तुम बहुत ही अमेजिंग हो, पर तुम उन लोगों को अपने साथ वापस क्यों नहीं लेकर आए। इस पर वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तो वो असिस्टेंट से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो बता देता है कि मिस्टर फू ने मिस जियांग को 3 बिलियन ऑफर किया था बच्चों के बदले। ये सुनते ही वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने बस 3 बिलियन ऑफर किया था, फू फैमिली इतना पुअर है क्या? और वो उसे 30 बिलियन का कार्ड देते हुए कहती है कि उसे दे देना और बच्चों और उसकी मॉम को घर वापस लेकर आना। पर फू कहता है कि जियांग का कैरेक्टर कुछ क्लियर नहीं है, उसने बच्चों के एग्जिस्टेंस के बारे में भी कुछ नहीं बताया है, हो सकता है कि वो फू फैमिली को लेकर कुछ प्लान कर रही हो। ग्रैंडमा उसे डरते हुए कहती है कि अगर ऐसा होता तो वो कब का बच्चों का फायदा उठाकर फू फैमिली
फैमिली में आ चुकी होती। उसने ऐसा कुछ नहीं किया, इसका मतलब वो एक अच्छी लड़की है। फू को भी लगने लगता है कि आप सही कह रही हैं, वो बच्चों की अच्छे से केयर तो करती है। इस पर ग्रैंडमा उस पर और गुस्सा करने लगती है कि तुम मुझ पर डाउट कैसे कर सकते हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं लोगों को पहचान नहीं पाती। और वो उसकी पिटाई करने लगती है, पर फू ने डिस्ट्रैक्ट करके असिस्टेंट को वहीं पर छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। तो ग्रैंडमा उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम पर डिपेंड रहूंगी, मैं उस बच्चों और उसकी मॉम को खुद ही हैंडल कर लूंगी। वही वावा को देखते हैं, असल में ये वावा है और फू के सामने जो बेबी बॉय एक्सपोज हुआ था वो हुहू है। और दोनों ही काफी हद तक एक जैसे दिखते हैं। वो तो पहले से ही फू पर गुस्सा था और जैसे ही उसे पता चलता है कि उसने उसकी मॉम और ब्रदर सिस्टर को बुली किया है तो वो उसे सबक सिखाने का डिसाइड करता है और वो फू की कंपनी में चला जाता है उससे मिलने के लिए। पर रिसेप्शनिस्ट उससे अपॉइंटमेंट मांगती है जो उसके पास नहीं था। फिर भी वो उन्हें कहता है कि जाकर फू को कहो कि वो मेरी मॉम से माफी मांगे वरना उसे इसका पेबैक करना होगा। ये सुन कहता है तो बॉडीगार्ड्स उसे जल्दी से फू के ऑफिस में लेकर जाते हैं। फू उसे देखकर पहचान जाता है कि ये तो एयरपोर्ट वाला बेबी बॉय है और उसे वो कुछ फेमिलियर सा लगता है और सोचने लगता है कि ये तो काफी हद तक हु की तरह दिख रहा है और उसे कहता है कि तुमने ये सब कुछ किया है और उसे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछने लगता है। पर वो कहता है कि फेमिलियर होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें वार्न करने आया हूँ कि अगर तुमने दोबारा मेरी मम्मी को बुली किया तो मैं तुम्हारी कंपनी को बैंकरप्ट कर दूंगा। असिस्टेंट उसे ऐसे एटीट्यूड में देखकर कहता है सिस्टम को बैक टू नॉर्मल कर देता है। इस बारे में असिस्टेंट को भी पता चल जाता है तो वो शॉक्ड होकर फू को बताता है कि सब कुछ ठीक हो गया। वावा कहता है अब तो बिलीव हो गया ना, तो फू कहता है हाँ हो गया, थोड़ी देर के लिए बच्चों के साथ खेलने दो, वैसे भी मेरी तो उम्र हो गई है, मेरे पास और कहाँ ज्यादा टाइम है। जियांग कुछ नहीं बोल रही थी तो ग्रैंडमा एक्टिंग करने लगती है कि कोई मुझे घर में नहीं रखना चाहता, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। पर जियांग उन्हें रोकती है तो वो कहती है इसका मतलब तुम मान गई हो ना, कहकर उसके घर के अंदर जाने लगती है। फिर भी उन्हें जियांग घर के अंदर नहीं जाने दे रही थी क्योंकि वो अगर घर के अंदर चली गई तो सारे बच्चे एक्सपोज हो जाएंगे। तो ग्रैंडमा बीमार होने की एक्टिंग करने लगती है और उसे डिस्ट्रैक्ट करके घर के अंदर चली जाती है। वो जैसे ही घर के अंदर जाती है तो वहाँ पर वावा को छोड़कर सारे बच्चे थे और वो काउंट करने लगती है कि 5 बेबीज हैं। ये जानकर तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और जियांग से पूछती है क्या ये सारे बच्चे मेरे ग्रैंडसन के हैं, पर वो मना कर देती है कि नहीं, हुई सिर्फ आपका ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है, बाकी सब तो मेरे और मेरे हस्बैंड के हैं। तो ग्रैंडमा कहती है झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेट किया था और ना ही कहीं तुम अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो वो झूठ बोल देती है कि मैंने ओवरसीज में मैरिज किया था। पर तो ग्रैंडमा प्रॉमिस करती है कि वो बच्चों के बारे में फू को नहीं बताएगी और दोनों में ही डील हो जाता है। तभी किचन से कुछ जलने की बू आने लगती है तो जल्दी से जियांग किचन में जाती है। वही वावा भी घर आ गया था और असिस्टेंट और फू भी उसे फॉलो करते हुए वहाँ आ गए थे। तभी फू को ग्रैंडमा का फोन आता है और वो बताती है कि मैं ग्रैंड डॉटर इन लॉ के घर में हूँ, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ एक सरप्राइज है। तो वो कहता है कि मैं घर के नीचे ही खड़ा हूँ। तभी वावा भी घर के अंदर आ जाता है तो वो उसे देखकर खुश हो जाती है कि 6 बेबीज हैं। वावा भी उन्हें देखकर खुश हो जाती है, क्या आप ही हमारी ग्रैंड मदर हो? तो वो हाँ कहती है और सभी को रेड एनवलप्स देने लगती है। जियांग वावा को देखकर और भी परेशान हो जाती है कि आप फोन करके घर बुलाने के लिए कहती है। और फिर थोड़ी देर बाद फू जैसे ही घर आता है तो वो पूछता है कि क्या हुआ। तो ग्रैंडमा बताती है कि इस बैड वुमन ने बच्चों को और मेरे ग्रैंड डॉटर इन लॉ को हिट किया है। ये सुनते ही सुसिन कहती है कि मेरा फेस देखो, जियांग ने मुझे हिट किया है, मैंने नहीं। जियांग कहती है वो तुम ही थी जो पहले मेरे बच्चों को बुली किया था। पर वो तो साफ साफ मुकर जाती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और वो फू से कहने लगती है कि जियांग ने तो बच्चों को अच्छे से राइज नहीं किया, अब से मैं उनका ध्यान रखूंगी तो उन्हें अच्छे से एजुकेट करूंगी। ये सुनते ही जियांग कहती है कि मैं मर जाऊंगी पर अपने बच्चों को तुम्हें कभी नहीं दूंगी। वो कहती है तो ठीक है मर जाओ, तुम तो अपने बच्चों को अच्छे से एजुकेट भी नहीं कर पाई, तुम एक अच्छी मॉम नहीं हो। इस पर फू उस पर चिल्लाने लगता है कि बस करो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम बच्चों के मामले में इंटरफेयर नहीं करोगी, मैंने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे बच्चों पर हाथ उठाओगी। सुसिन मना कर रही थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ग्रैंडमा सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए कहती है कि इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है, क्या अभी भी तुम झूठ बोलोगी? ये देखकर तो फू उस पर गुस्सा करने लगता है और उसे घर से निकल जाने के लिए कहता है और कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। और फिर मेड सुसिन को घर से बाहर निकाल देती है। ये देखकर तो जियांग इम्प्रेस ही हो गई थी और सोचने लगती है कि मैंने जितना सोचा था ये उतना भी बुरा नहीं है। ग्रैंडमा भी फू से कहती है कि तुम दोबारा उस सुसिन से कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। तो फू कहता है आपको पता है ना 5 इयर्स पहले जो कुछ भी हुआ था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मैं उससे मैरिज कर रहा था, अब जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। ये जानकर जियांग सोचने लगती है तो इसलिए वो सुसिन से मैरिज करना चाहता था, इसके दिल में सुसिन के से छोड़कर नहीं जाएगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। और फिर जियांग फू की केयर करने लगती है और ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। और फिर एक दिन जियांग ऐसे ही उसे बात कर रही थी कि सुसिन को 10 साल के लिए जेल हो गया है और लगता है कि मुझे अपने फ्रेंड मुयान के साथ यूएस जाना पड़ेगा। इससे फू थोड़ा अपना हैंड मूवमेंट करता है तो जियांग समझ जाती है कि फू जलिश हो रहा है और वो उसे और ज्यादा टीज करने लगती है और कहती है कि मुयान मुझे बहुत सालों से चेस कर रहा है, अगर तुम जल्दी से होश में नहीं आए तो मैं उसी से मैरिज कर लूंगी और हमेशा के लिए उसके साथ यूएस चली जाऊंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी। ये सब सुनकर फू को होश आ जाता है और कहता है कि मैं इसके लिए कभी अलाउ नहीं करूंगा। ये देखकर जियांग बहुत ही खुश हो जाती है और बताती है कि मैं तो बस तुम्हें टीज कर रही थी। वो फिर से उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है तो इस बार जियांग हाँ कहती है। ये सुनकर बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं कि फाइनली
फाइनली मॉम ने डैड से मैरिज करने के लिए हाँ कह दिया। अब हमें मॉम डैड दोनों मिल जाएंगे। ग्रैंडमा भी बहुत खुश हो रही थी और वो फू को रिंग देते हुए कहती है कि मेरे ग्रैंड डॉटर इन लॉ को पहना दो। तो वो उसे रिंग पहनाने ही वाला था, पर जियांग उसे रिंग लेकर खुद ही पहन लेती है और ये देखकर सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारे दोनों मेल लीड्स को देखते हैं जो हॉस्पिटल में थे और जियांग ही अपनी वाइफ जियाओशाओ को बता रहा था कि तुम 28 इयर्स की हो और हमारी वेडिंग 5 इयर्स पहले ही हो गई थी। ये सुनकर वो सोचने लगती है कि मेरे सर पर तो बास्केटबॉल लगा था, ऐसे में मैं अपने एनिमी से ही कैसे मैरिज कर सकती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता कहकर वो वहाँ से भाग जाती है और वहाँ एक लड़के से पूछती है कि ये कौन सा ईयर है। वो जैसे ही 2025 बताता है, ये सुनकर तो वो शॉक्ड ही हो गई थी कि मेरे सर पर बास्केटबॉल हिट हुआ था, उस वजह से मैं 10 इयर्स फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करके आ गई। तभी दो नर्स उसे देखकर उसके बारे में बातें कर रहे थे कि पता नहीं ये वुमन कैसी है जो अपनी लवर की कितना कूल है। वो आते ही जियाओशाओ ऐसा कहता है, इस बार भी तुम हार गई ना, चलो हमारे बीच जो बेट था उसे फुलफिल करो। वो सबके सामने उसे चिल्ला कर तुम बहुत हैंडसम हो कहती है। जियांग ही उसे टीज करने लगता है कि तुम अपनी फीलिंग्स मुझसे कन्फेस कर रही हो। तो वो कहती है, हमारे बीच बेट लगा था, उसे फुलफिल करने के लिए मैंने ये सब किया, वरना मैं तुम्हें कोई लाइक बैक नहीं करती, तुम जैसे को कौन ही लाइक करेगा। वो भी कहता है कि मैं भी तुम्हें लाइक नहीं करता, दुनिया की सेकंड मोस्ट क्रेजीएस्ट गर्ल को कौन ही लाइक करेगा। ऐसा कहकर जा रहा था तो वो उस पर गुस्सा कर रही थी कि फ्यूचर में जो भी लड़की तुमसे मैरिज करेगी उसकी लाइफ तो बर्बाद हो जाएगी कहकर उस पर गुस्सा कर रही थी। तभी कहीं से एक बास्केटबॉल आकर उसे हिट कर देता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और फिर जैसे ही हॉस्पिटल में उसे होश आता है तो जियांग ही उसे किस कर लेता है। पहले तो उसे लग रहा था कि ये बंदा कितना हैंडसम और प्रोटेक्टिव है, फिर जैसे ही वो उसे डर कहती है, तुम स्कूल के वो बुकड़ बच्चे थे जो मेरा तोफू खा लेते थे। जियांग ही कहता है, वो तुम ही थी जो 10 साल पहले मुझे चेस किया था, हमारे मैरिज के बारे में भूल गई हो क्या। जियाओशाओ कहती है, मैं तुमसे सबसे ज्यादा हेट करती हूँ तो मैं तुम्हें क्यों चेस करूंगी, और वैसे भी अब मैं सिर्फ 18 की हूँ तो मैरिज कैसे कर सकती हूँ। तो वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम 18 की हो, और वो बताता है कि अब तुम 28 ईयर की हो गई हो और ये देखो 5 इयर्स पहले हमारा मैरिज भी हो चुका है। ये वही सीन है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। और फिर दोनों क्लोज थे तो वो उसे किस करने वाला था, पर जियाओशाओ उसे दूर कर देती है। वो पूछता है कि तुम ये बताओ कि तुम मुचिंग के साथ होटल में क्या कर रही थी और बेवजह पानी में कैसे गिर गई, उसकी वजह से सब कुछ चेंज हो गया, अब तुम मुझे खुद को टच भी नहीं करने देती। जियाओशाओ कहती है, तुम बात बात पर मुचिंग को बीच में क्यों लेकर आ रहे हो, वो तुमसे तो अच्छा ही है। ये सुनते ही वो कहने लगती है, तुम परवर्ट हो क्या, ये क्या कर रहे हो। जियांग ही कहता है, तुम हमेशा तो मुझे ऐसे ही टच और किस क्या करती थी। वो कहती है, वो मैं नहीं थी, अब मैं 18 इयर्स की जियाओशाओ हूँ जो तुमसे सबसे ज्यादा हेट करती है। वो कहता है, ठीक है मैं तुम्हें याद दिलाने में हेल्प करता हूँ कि तुम मुझे हेट करती थी या लाइक करती थी कहकर उससे फ्लर्ट करने लगता है, पर वो उसे बाइट करके दूर हट जाती है और सोचने लगती है, क्या सच में मैं इसे हेट करती हूँ, तो फिर मेरा हार्ट बीट इतना फास्ट क्यों हो रहा है, और उसे कहती है कि तुम बहुत सेमलेस हो कहकर वहाँ से चली जाती है। जियांग ही सोचने लगता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और मुचिंग के बीच में क्या चल रहा है, अगर सच में तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई और तुम हमारे फीलिंग्स को भूल गई हो फिर भी मैं तुम्हें उसके साथ नहीं जा। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है कि स्कूल बुली को कुकिंग भी आता है। मेट उसे बताती है कि आपके हस्बैंड को बहुत अच्छे से कुकिंग आती है और वो आपके दिन भर के मील्स भी खुद ही बनाते हैं जो आपका फेवरेट है। सब जानकर तो वो और भी सरप्राइज हो रही थी कि ये मेरी केयर भी करता है, इसे घर का सारा काम भी आता है और गुड लुकिंग भी है। अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि मैंने इससे क्यों मैरिज किया होगा। फिर जियांग ब्रेकफास्ट लाकर कहता है कि वहाँ खड़ी क्या हो, बैठकर ब्रेकफास्ट करो। सोचने लगती है ये सब इल्यूजन है, बस ये हैंडसम है, बात करना इसे नहीं आता। फिर वो देखती है कि मैगजीन में उसके फोटो लगे हैं, देखकर तो उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि क्या ये मैं हूँ, मैं लूना मैगजीन की फाउंडर हूँ, वाओ मैं कितनी ऑसम हूँ। उसे इतनी सरप्राइज होते हुए देखकर जियांग सोच रहा था कि ये सच में 18 इयर्स की जियाओशाओ हो गई है, क्योंकि 28 इयर्स वाली को तो इतना सरप्राइज नहीं होना चाहिए। और कहता है, 2 साल के अंदर तुमने ये सब कुछ अचीव कर लिया, ये बहुत अच्छा कर रहा है इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री का लीडर बन गया है, तभी तो मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है। जियाओशाओ सोच रही थी अगर तारीफ ही करना है तो डायरेक्ट बोल देते। मैगजीन में उसके बारे में कुछ अच्छा लिखा था तो ये देखकर वो खुश हो रही थी कि पता नहीं मेरे बारे में इतना कौन जानता है, मुझे ये बहुत पसंद आया है। और जियांग गुस्सा करने लगता है कि मैंने इसमें अपना पैसा लगाया है, पर उस मुचिंग ने कुछ सेंटेंस क्या लिख दिया, तुम उससे खुश हो गई। सच सच बताओ तुम मेरे पीठ पीछे उसके साथ क्या क्या कर रही हो। वो नर्स की बातों को याद करने लगती है और सोचती है, क्या सच में मैंने इसे चीट किया है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं और मुचिंग तो बस ऑर्डिनरी क्लासमेट थे। और उसे कहती है कि ये क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, और वो उससे कुछ कहती है इससे पहले ही वहाँ मुचिंग आ जाता है। अब वो लूना मैगजीन का डायरेक्टर बन चुका है। वो आते ही जियाओशाओ से पूछने लगता है, क्या तुम ठीक हो। वो सोच रही थी कि ये अभी कितना हैंडसम है और कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। मुचिंग कहता है, तुम्हें पता है जब तुम कोमा में थी मैं तुम्हारे लिए कितना वरीड हो गया था। जियांग उन्हें गुस्से से देख रहा था तो जियाओशाओ सोचने लगती है अब तो मैं गई। फिर वो मुचिंग से कहता है, ये कैसा बिहेवियर है, तुम ऐसे ही किसी के घर में घुसकर उसकी वाइफ को टच कैसे कर सकते हो। और वो कहता है कि
तुम जियाओ शाओ के हस्बैंड हो तो मैं होप करता हूँ कि तुम उसके अच्छे से केयर करोगे, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जियाओ शाओ सिचुएशन को नॉर्मल करते हुए कहती है कि थैंक यू, नहीं मेरा मतलब है कि तुम मुझसे मिलने क्यों आए थे। वो कहता है मुझे तुमसे कुछ प्राइवेट में बात करनी है। मिस्टर जियांगी क्या थोड़ी देर के लिए तुम बाहर जा सकते हो। वो कहता है तुम मुझसे ऐसे कह भी कैसे सकते हो, ये मेरा घर है। मुजिंग कहता है ये तो मना कर रहा है, तो चलो मेरे घर पर चल के बात करते हैं। ये सुनते ही जियांगी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है तो जियाओ से बात को हैंडल करने के लिए कहती है हम कंपनी चलकर बात करते हैं, वैसे भी कंपनी जाने का टाइम भी हो गया है। वो कहता है ठीक है हम साथ में चलते हैं। तो जियांगी कहता है कि मैं भी जाऊंगा। मुजिंग कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम कभी जियाओ शाओ के साथ कंपनी जाते भी हो। वो कहता है ये मेरी वाइफ है और तुम मुझे कंट्रोल करोगे कि मुझे क्या करना है, और वो उसे अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में वो को मीटिंग का कहकर वहाँ से ले जाता है। सेक्रेटरी सोच रही थी मिस्टर जियांग कितने आउटस्टैंडिंग है, पर ये जो पूछता है तुम ठीक तो। वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बहुत देर से बैठी थी ना इसलिए बस टायर्ड हो गई। अभी सेक्रेटरी कहती है नेक्स्ट मंथ डिनर पार्टी होने वाला है, तो क्या उसे मिस जियाओ से ही होस्ट करेंगी। जियांगी हाँ कहता है तो वो शॉक्ड हो जाती है, क्या मैं होस्ट करूंगी। सेक्रेटरी कहती है मैंने सुना था कि कुछ दिन पहले आप मिस्टर मुचिंग के साथ होटल गई थी बिजनेस के बारे में डिस्कस करने, और वहाँ स्लिप करके पानी में गिर गई और हॉस्पिटल पहुंच गई। अगर ये पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है तो हम होस्ट चेंज कर देते हैं। वो भी यही चाहती थी पर जियांगी मना कर देता है कि होस्ट तो यही करेगी। तो मनी मन गुस्सा कर रही थी कि इसे पता है मुझे क्राउड प्लेसेस से डर लगता है, इसलिए जानबूझकर एग्री कर रहा है ताकि मेरे सबके सामने मजाक बन सके। और वो बेहोश होने का एक्टिंग करने लगती है और सीन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ऑफिस में थे। जियांगी को पता था कि वो एक्टिंग कर रही है और कहता है अब उठ भी जाओ और कितना एक्टिंग करोगी। तभी वो होश में आने की एक्टिंग करने लगती है और उसे कहती है कि मैं बीमार थी ना, अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई हूँ, तो क्यों ना कोई और होस्ट कर ले डिनर पार्टी को। पर वो मना कर रहा था। तभी जब उससे कहती है कि मैं इस कंपनी के प्रेसिडेंट हूँ तो मैं ये नहीं करूंगी, कोई और करेगा। जियांगी उसके क्लोज होने लगता है तो वो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, हम कंपनी में हैं। पर वो उसके क्लोज होकर कहता है कि मैं यहाँ का इन्वेस्टर हूँ, जो मैं कहूंगा वही फाइनल होगा और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं चलेगा, कहकर वहाँ से जाने लगता है। पर वो उसे रोकते हुए कहती है कि इस बार मेरी हेल्प कर दो प्लीज, तुम्हें तो पता है ना कि मैं अभी 18 ईयर्स ओल्ड वाली जियाओ शाओ हूँ, मैं इतनी बड़ी डिनर पार्टी को कैसे होस्ट कर पाऊंगी। अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो कंपनी की रेपुटेशन पर इफेक्ट पड़ेगा, हम तो कपल है ना, तो प्लीज हेल्प कर दो। वो मना कर देता है कि नो मीन्स नो। जियाओ शाओ गुस्सा करने लगती है कि तो फिर कैसे कपल है हम, मेड ने भी कहा था कि तुम मेरे साथ अच्छे हो पर ये सब फेक है। ऐसा कहकर वो उस पर गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है। तो वो सोचने लगता है कि तुम हमेशा से ऐसी ही एक अपॉर्चुनिटी का वेट करती थी, यही तुम्हारा ड्रीम था। मैं इतनी इजीली इतने बड़ी अपॉर्चुनिटी से तुम्हें गिव अप करने नहीं दूंगा। मुझे पता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, पर तुम मेरी वाइफ हो, तुम मुझे हेल्प के लिए बोलो और मैं ना करूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वही जियाओ शाओ स्टेयर पर बैठकर परेशान हो रही थी कि मैं ये सब कुछ कैसे करूंगी, और जियांगी पर गुस्सा कर रही थी कि हम दोनों की मैरिज हो चुकी है तो वो इतनी छोटी सी फेवर मुझ पर नहीं कर सकता। गुस्से में उसका हेयर रिंग में फंस जाता है। तभी मुचिंग आकर उसकी हेल्प करने लगता है और उन दोनों को ऐसे साथ में सेक्रेटरी देख लेती है। फिर वो जियांगी को फोन करके बताती है कि मिसेस जियाओ शाओ स्टेयर के पास अकेले बैठकर रो रही हैं। तो वो सोचने लगता है कि शायद मैं उससे ज्यादा ही रूड हो गया और वो वहाँ आने लगता है। सेक्रेटरी सोचने लगती है अब जब मिस्टर जियांग जियाओ शाओ को चीट करते हुए देखेगा तो जरूर उसे डिवोर्स दे देगा। जियाओ शाओ मुचिंग को हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है और सोच रही थी कि मैं और मुचिंग तो बस कॉलेज फ्रेंड थे, तो फिर मैं इसके साथ मिलकर जियांगी पर कैसे चीट कर सकती हूँ। और उसे पूछती है कि हमारा रिलेशनशिप क्या है। वो तो उसे हक कर लेता है और कहता है कि मेरी लाइफ का तुम सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो। ये सुनकर तो उसे और भी लगने लगता है कि क्या मैं सच में चीट कर रही हूँ, मैं कितनी बैड वुमन बन गई हूँ। सोचकर उससे खुद को छुड़ा रही थी, पर तभी वहाँ पर जियांगी आकर उन्हें ऐसे देख लेता है और जियाओ शाओ से कहता है तुम इतने सालों से मुझसे कहती रही कि तुम मुझसे प्यार करती हो, ऐसा तुम अपनी प्रॉमिस निभा रही हो, कहकर वहाँ से चला जाता है। वो उसे एक्सप्लेन करना चाहती थी कि तुम गलत समझ रहे हो, पर मुचिंग रोकते हुए कहता है अब तुम जो कुछ भी कहोगी वो नहीं सुनेगा और उसे लगेगा कि हम कवर अप कर रहे हैं। वो कहती है चाहे कुछ भी हो वो मेरा हस्बैंड है, कहकर उसके पीछे चली जाती है। वो उससे बात करने के लिए जाती है पर वो सेक्रेटरी के साथ था। सेक्रेटरी उसे देखकर जाकर डोर हुआ था, पर मुझे नहीं पता था कि वो सडनली ऐसे मुझे हक कर लेगा। मैं तुम पर ऐसे चीट नहीं कर सकती, मैं जरूर इस बारे में इन्वेस्टिगेट करूंगी। तुम कहते हो कि हम मैरिड हैं, तो क्या तुम्हें इतना भी ट्रस्ट नहीं है। वो कहता है ऐसा नहीं है कि मुझे ट्रस्ट नहीं है, बस मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा कि तुम किसी और को लाइक करती हो। और फिर वो उसे डिनर पार्टी का प्रिपेयर किया हुआ होस्टिंग प्लान देता है। तो वो पूछने लगती है कि तुम तो मेरी हेल्प नहीं करने वाले थे। वो कहता है अगर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करता तो तुम मेरे लिए ट्रबल क्रिएट करती, और मन ही मन सोच रहा था कि मैं तुम्हें सेट भी तो नहीं होने दे सकता। और फिर उसके बालों को सहलाकर वहाँ से चला जाता है। इस सबसे जियाओ शाओ खुश हो रही थी और सोचती है कि ये 28 ईयर वाला जियांगी तो 18 ईयर्स वाले से ज्यादा मेच्योर और अट्रैक्टिव हो गया है, और कहती है ये सब कुछ तो मैं आराम से याद कर लूंगी। नेक्स्ट डे जब वो कंपनी जाती है तो सबसे अच्छे से बात करती है। ये देखकर एम्प्लॉइज बातें करने लगते हैं कि ये जब से बीमार पड़ी है तब से चेंज हो गई है। पहले तो ये अच्छे से हमसे बात नहीं करती थी और अब ये हमें ग्रीट कर रही है। चेंज तो हो गई है पर ये पहले जितना कैपेबल भी नहीं लग रही है। ऐसा लगता है कि ये डिनर पार्टी को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगी। ये सारी बातें सुनकर तो सेक्रेटरी खुश हो रही थी, पर जियाओ शाओ कुछ दिनों तक बहुत मेहनत करती है और सारी चीजें
से मेमोराइज करने में लग जाती है। इसी बीच वो डिस्ट्रैक्ट भी हो रही थी, पर वो खुद को कंट्रोल करके अपने काम पर फोकस करती है। जियांगी भी उसकी हेल्प कर रहा था और इसी बीच दोनों थोड़ा सा क्लोज भी आ जाते हैं। और फिर फाइनली वो डिनर पार्टी का दिन आ जाता है। जाओ शाह पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही थी, वही जियांगी पार्टी में पहुंच गया था और उससे फोन कर रहा था कि वो अभी तक पहुंची क्यों नहीं है। अभी सेक्रेटरी कहती है क्या अभी तक मिस सू आई नहीं है, ये कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कहाँ है वो। मुजिन कहता है मैं जाकर देखता हूँ, पर वो मना कर देता है कि तुम्हारा जो काम है वही करो, जाकर गेस्ट को एंटरटेन करो। सेक्रेटरी सोच रही थी वाटर में जम करने के बाद वो पूरी तरह से चेंज हो गई है, लगता है कि वो डर के मारे नहीं आएगी। गेस्ट भी बातें करने लगते हैं कि कंपनी की फाउंडर अभी तक नहीं आई है, हम कब तक वेट करेंगे, लगता है हम कंपनी के बारे में जितना हाइप सुना था उतना अच्छा है नहीं, एम्प्लॉइज भी तुम्हें डिसलाइक करने वाले हैं। ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मुचिंग वहाँ पर आता है, पर जियाओ को लग रहा था कि वो जियांगी है और उसे हेल्प करने के लिए बोल रही थी। मुचिंग को पता था कि वो उसे जियांगी समझ रही है, फिर भी वो उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है। वही सेक्रेटरी जियांगी को जाकर बोलने लगती है मिस सू बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई थी तो मैं उन्हें रूम में लेकर गई थी और मेडिसिन लेने के लिए बाहर आई थी तो मुचिंग वहाँ पर चला गया। मैं जियाओ के खिलाफ उसे भड़का रही थी और कहती है मैंने सुना है कि पिछली बार भी इसी रूम में दोनों आए थे। जियांगी सोचने लगता है तुमने मेरे लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया था, क्या यही है वो गिफ्ट, कहकर वो रूम के अंदर जाता है। पर रूम के अंदर सिर्फ मुचिंग बेहोश पड़ा था, वहाँ पर जियाओ नहीं थी। ये देखकर तो सेक्रेटरी भी शॉक्ड हो गई थी, फिर भी वो उसे भड़काने की कोशिश करती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता और जियाओ को ढूंढने चला जाता है। उसे फोन करते हुए पार्किंग में आ जाता है, तभी वो देखता है कि जियाओ पहले से ही गाड़ी में है। पहले तो वो उस पर गुस्सा करने वाला था, फिर वो देखता है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो वो उसकी केयर करते हुए घर लेकर जाता है। घर जाते ही जियाओ उसे किस करने लगती है, तो वो कहता है कि अच्छे से देखो मैं कौन हूँ, तो वो जियांगी कहकर उसे वापस से किस करने लगती है और फिर दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जियाओ को लग रहा था कि वो कोई हैंडसम मैन के सपने देख रही है और फिर जैसे ही वो देखती है कि जियांगी है तो वो जल्दी से उससे दूर हो जाती है और गुस्सा करने लगती है कि ये तुमने मेरे साथ क्या किया। तो वो बताता है कि लास्ट नाइट तुम्ही ने तो पहले स्टार्ट किया था। तभी उसे याद आने लगता है कि उसी ने स्टार्ट किया था। उसे इतना सोचते हुए देखकर जियांगी कहता है कि क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड नहीं करना चाहती थी, तो फिर किसके साथ चाहती थी। वो कहती है क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो और सोच रही थी कि मैं अपने एनिमी के साथ ही ऐसा कैसे कर सकती हूँ। जियांगी कहता है लास्ट नाइट जो कुछ भी हुआ था मुझे एक्सप्लेन करो, वो मुचिंग तुम्हारे रूम में क्या कर रहा था। तो वो याद करने लगती है कि मुचिंग उसकी हेल्प करने आया था, पर उसने उसके सर पर हिट करके बेहोश कर दिया था और वहाँ से भाग गई थी। ये सब याद करके उससे पूछती है कि मुचिंग कहाँ है और कैसा है। इससे तो वो और भी गुस्सा करने लगता है कि अभी तुम मेरे साथ हो और तुम किसी और मैन का नाम ले रही हो। वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। जियांगी कहता है सच बताना, अगर मैं कल नहीं आता तो क्या तुम और मुचिंग। इससे वो चिल्लाने लगती है कि क्या बकवास कर रहे हो, तुम मेरे हस्बैंड हो। हस्बैंड वर्ड सुनकर सोचने लगता है जब से तुम होश में आई हो तब से पहली बार तुमने मुझे हस्बैंड कहा है। और उसे कहता है जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा तब तुम ड्रिंक मत करना और उस मुचिंग से दूर रहना। तभी उसे एक फोन आता है और पता चलता है कि उसके एक होटल में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो उसे वहाँ जाना पड़ेगा। और जियाओ से कह रहा था कि तुम अपना केयर करना, तो वो कहती है तुम चिंता मत करो, मैं खुद ही कंपनी चली जाऊंगी। और फिर वो रेडी सेडी होकर कंपनी जाती है। उसके बैक में पेन हो रहा था तो वो जियांगी पर गुस्सा कर रही थी और खुश भी हो रही थी। तभी उसके असिस्टेंट आकर बताती है डायरेक्टर मुचिंग को हेड इंजरी हुई है और वो हॉस्पिटल में है, इसलिए उन्होंने एक दिन की छुट्टी ली है। वो सोचती है मैंने ही तो किया है, लगता है कि थोड़ा ज्यादा जोर से लग गया और कहती है उन्हें अच्छे से रेस्ट करने दो। और फिर असिस्टेंट बताती है कि एक्टर जू सीजे आया है न्यू मैगजीन के कवर पेज के लिए फोटोशूट करने। आपको तो सेलिब्रिटी के फोटोशूट पसंद नहीं है तो मैं किसी और को भेजती हूँ उन्हें कॉन्टेक्ट करने के लिए। पर वो तो खुश हो रही थी और कहती है वही जू सीजे ना जो अपने गुड कैरेक्टर की वजह से पॉपुलर है, तो कोई और क्यों जाएगा, मैं खुद जाऊंगी, कहाँ है वो बता देती है तो खुश होकर जाने लगती है। ये देखकर असिस्टेंट भी सोच में पड़ जाती है कि इन्हें तो हैंडसम मैन से नफरत था ना, तो फिर ये रातों रात बदल कैसे गई। वो जाते हुए सोच रही थी कि उसके 10 साल के करियर में वो सिंगल और स्कैंडल फ्री एक्टर है, आज मैं उससे मिलूंगी कहकर खुश हो रही थी। तभी वो देखती है कि वो एक्टर उसी की कंपनी के एक एम्प्लॉय के साथ बदतमीजी कर रहा था। असल में वो लड़की उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। उस एक्टर ने उससे चीट किया था इसलिए उसने उससे ब्रेकअप कर लिया था, इसलिए वो उसे रजिस्ट कर रही थी और कहती है अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की, जब तक मैं चाहता हूँ तब तक तुम्हें मेरे साथ रहना होगा कहकर उसे किस करने लगता है। ये सब देखने और जानने के बाद तो वो शॉक्ड हो गई थी कि इसके जो लोगों के सामने अच्छा इमेज है वो सब फेक है। अभी वहाँ पर जियांगी आ जाता है और उसे ऐसे देख लेता है, उससे कोलैबोरेशन हो जाता तो हमारी कंपनी के लिए ज्यादा ट्रबल क्रिएट होता। अगर उसने दोबारा तुम्हें परेशान करे तो आकर मुझे बताना। तो वो थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही वो कहती है मैंने गुस्से में आकर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, अब क्या होगा। जियांगी कहता है तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। जियाओ का पैर मुड़ गया था इसलिए वो चल नहीं पा रही थी तो वो उसे कैरी करके लेकर जाता है। घर जाने के बाद मेडिसिन अप्लाई करता है और कहता है कि फ्यूचर में कुछ दिनों तक तुम हील मत पहनना। वो कहती है 28 वाली जियाओ कितनी परफेक्ट है, मैं उसे लूज नहीं करना चाहती। जियांगी कहता है चाहे तुम 18 वाली हो या 28 वाली, मेरे दिल में तो तुम सेम ही हो, कोई डिफरेंस नहीं है। जियाओ कहती है अगर मैंने तुम पर चीट किया हो तो तुम क्या
क्या करोगे? वो कहता है तो मैं तुम्हें बांध कर एक स्मॉल डार्क रूम में लॉक कर दूंगा। वो घबराने लगती है तो वो कहता है चाहे कुछ भी हो एंड में हम दोनों साथ में ही रहेंगे। वो पूछती है क्या सच में हम एक दूसरे से प्यार करके मैरिज किए थे? वो कुछ बताता है। इससे पहले ही जाओशा को उसके असिस्टेंट का फोन आ जाता है और बताती है कि जू शिजी ने हमारे कंपनी के खिलाफ कुछ ऑनलाइन पोस्ट किया है और बता रहा है कि फिल्मिंग करते वक्त कुछ लोगों ने उसे बुली किया है, इसलिए उसके फैन हमारी कंपनी को ऑनलाइन ट्रोल कर रहे हैं। मैंने तो पेनल्टी के फीस भी क्लियर कर दिया था। और फिर वो ऑनलाइन कुछ कमेंट्स पढ़ती है जो उसके कंपनी के बारे में बुरा बुरा बोल रहे थे, तो वो गुस्सा करने लगती है कि इन लोगों को तो उस कमबैक का असली चेहरा दिखाना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो कंपनी जा रही थी तो जांगी भी उसके साथ जाता है। मीटिंग में सेक्रेटरी कहती है लोग हमारी कंपनी को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इस वजह से कंपनी की रेपुटेशन खराब हो रही है। मिस सू को ऐसे सडनली कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक नहीं करना चाहिए था, उन्हें जो सी से माफी मांग लेना चाहिए। पर जहांगीर मना कर देता है कि वो क्यों माफी मांगेगी, मैं इस टर्मिनेशन से एग्री हूँ, वो माफी नहीं मांगेगी। अभी वो बताती है कि इस सब की वजह से जंग ग्रुप के स्टॉक प्राइस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, शेयर होल्डर्स कंपनी में आपका वेट कर रहे हैं। तभी जियासा उसे अपनी कंपनी जाने के लिए कहती है और कहती है कि मैं यहाँ हूँ। वो कहता है अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे बुला लेना, कहकर वो अपनी कंपनी के लिए चला जाता है। और फिर कंपनी में सब लोग जियाशा को ही गलत कह रहे थे कि उसकी वजह से हमें इतनी ओवर टाइम करनी पड़ रही है। और ऐसे सिचुएशन में यून ने भी रिजाइन कर दिया। लगता है मिस सू ने उसे फोर्स किया होगा रिजाइन के लिए, क्योंकि उसी ने ही आज सुबह उस एक्टर को रिसीव किया था। ये सारी बातें जियाशा सुन रही थी और उसे बुरा लग रहा था। तभी उसे उस एम्प्लॉय यून का भी मैसेज आते हैं उनकी कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने। और जियाशा को वहाँ देखकर उसे भला बुरा कहने लगते हैं कि तुम हमारे ब्रदर को क्यों टारगेट कर रही हो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, कहकर उन्हें हिट करने वाले थे। पर असिस्टेंट बीच में आ जाती है और चोट उसे लग जाता है। फिर भी वो लोग नहीं रुक रहे थे और प्रोटेस्ट किए जा रहे थे। तभी जियाशा उन्हें हैंडल करने के लिए एक डंडा उठा लेती है और कहती है कि ये ऑफिस एरिया है, तुम लोग यहाँ आकर मेरी एक एम्प्लॉय को इंजर्ड किया है, ये तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। फिर भी वो लोग नहीं जा रहे थे तो वो कहती है अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं जू सीजी को पूरे इंडस्ट्री से बैन करवा दूंगी। ये सुनकर वो लोग थोड़ा डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। पर एम्प्लॉयज उसे टॉन्ट करने लगते हैं कि पहले तो उसे कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर लिया और अब उसे बैन करने की बात सोच रही है, इतना इम्पल्सिव होकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जियाशा कहती है मुझे पता है कि तुम लोग ओवर टाइम नहीं करना चाहते, पर जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो मैं तुम लोगों की सैलरी ट्रिपल कर दूंगी और हाफ मंथ की हॉलीडे भी दूंगी। फिर भी अगर तुम लोग सेटिस्फाई नहीं हो तो रिजाइन देकर जा सकते हो। तो वो लोग कहने लगते हैं कि हमें भी ऐसी बॉस नहीं चाहिए, कहकर रिजाइन देकर चले जाते हैं। और ये सब सेक्रेटरी खड़ी होकर आराम से देख रही थी। और फिर जब उसे सेट खड़ी थी तभी वहाँ पर जहांगीर उसे ढूंढते हुए आता है और उसे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। तो वो कहती है क्या मैंने कुछ गलत किया है। वो पूछता है क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए रिग्रेट कर रही हो। वो कहती है ऐसी बात नहीं है, पर मैं और बेटर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती थी। जहांगीर उसे देख रहा था तो पूछती है ऐसे क्या देख रहे हो। वो कहता है कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि तुम अभी वाली हो या फिर 10 इयर्स पहले वाली। उसने हील पहना था तो वो केयर करने लगता है और कहता है कि चलो अभी हम घर चलते हैं, कल मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करूंगा। ये देखकर वो पास्ट की कंसर्न को इग्नोर करती थी और फिर वो उसे पिगी बैग कैरी करके लेकर जाता है। तभी जियाशा को एक प्लान का आइडिया आता है पर वो उसे नहीं बताती और कहती है कि कल ही बताऊंगी। नेक्स्ट डे मीटिंग में सेक्रेटरी बता रही थी कि बहुत सारे एम्प्लॉइज रिजाइन देकर जा चुके हैं, जिस वजह से स्टाफ की कमी हो गई है और हमारा काम भी नहीं हो पा रहा है। जियाशा कहती है आज मैंने सभी को बुलाया है, मेरे पास एक न्यू आइडिया है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और बताती है कि हम एक इवेंट करेंगे और उस बारे में सबको अच्छे से एक्सप्लेन करती है। तो एक एम्प्लॉय कहती है हमारे पास इतने स्टाफ ही नहीं है इस काम को करने के लिए। वो कहती है हम इसकी ऑनलाइन प्रमोशन करेंगे जिसके लिए ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर वो बताते हैं कि हम जितने भी हैं उसमें से ऑनलाइन मार्केटिंग में कोई भी अच्छा नहीं है, वो तो यूनी थी जो ये सब कुछ संभालती थी। तभी सेक्रेटरी कहती है हम ये सब कुछ करके बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन को लेकर है, इस सब से वो सॉल्व नहीं होगा। पर जहांगीर उसका सपोर्ट करते हुए कहता है कि हमें इस न्यू प्लान में काम करना चाहिए, ये सब करने से लोग थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होंगे और उन्होंने जो हमारे खिलाफ ओपिनियन बनाया है उसमें भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा। सेक्रेटरी कहती है जिसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके इतनी बड़ी मिस्टेक की है हम उस पर कैसे बिलीव कर सकते हैं कि वो कंपनी को अच्छे से संभालेगी। एम्प्लॉइज भी उसका सपोर्ट करने लगते हैं कि हाँ हम कैसे बिलीव कर लें। तभी वहाँ पर यून आती है और कहती है कि मैं बिलीव करती हूँ। उसे देखकर एम्प्लॉइज शॉक्ड हो जाते हैं कि ये वापस कैसे आ गई। हो सकता है कि अब ऑनलाइन मार्केटिंग में यून की जरूरत पड़ी तो मिस सू ने उसे ट्रेड करके वापस कंपनी में ले आए होंगे। ये कितनी बुरी है जो बस लोगों का यूज करना जानती है। तभी यून सबको सच बता देती है कि मेरी वजह से मिस सू ने जूसी जी से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया था, असल में वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, वो बस फैंस को डिसीव करता है और उनके सामने खुद को सिंगल प्रिटेंड करता है। जब हम रिलेशनशिप में थे तो उसने मुझे बहुत बार चीट किया है, इसलिए मैंने उसे ब्रेकअप कर लिया, पर फिर भी वो मुझे हैरेस करता था और डोमेस्टिक वायलेंस करता था। मिस सू को इस बारे में पता चल गया था, इसलिए उन्होंने उससे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लिया। अब सब लोग उन्हें गलत मत समझिए, अगर आप किसी को ब्लेम करना चाहते हैं तो वो मैं हूँ। सब लोग ये जानने के बाद तो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि वो इतना बड़ा स्कमबैग है। अच्छा हुआ कि उससे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, वरना आगे जाकर हमारी कंपनी के लिए ही प्रॉब्लम होता। और फिर यून के साथ साथ सारे एम्प्लॉइज जियाओ के न्यू प्लान में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं और उसे सपोर्ट करने के लिए। तभी वहाँ पर
मुचिंग भी आ जाता है उसके सपोर्ट में। तो इम्प्लेस कहने लगते हैं अब तो हम पक्का सक्सेस होंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे से स्क्रिप्ट लिखता है, तो प्रमोशन की भी स्क्रिप्ट अच्छे से लिखेगा। पर जांगी को उसे वहाँ देखकर अच्छा नहीं लग रहा था और जाशो ये सब समझ रही थी। फिर सब लोग मिलकर बहुत मेहनत से अपना अपना काम करते हैं। उन्हें काम करते हुए बहुत लेट हो जाता है, तो जाओशो बाकी इम्प्लेस को जाने के लिए कहती है। लास्ट में मुचिंग और वो दोनों ही बचे थे, तो वो कहता है कि बहुत लेट हो गया है, तो क्यों ना मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। लॉन्ग टाइम हो गया, हमें साथ में टाइम ही नहीं मिल पाया है। पर वो सोच रही थी कि मेरा इससे क्या रिलेशनशिप है, मैं आज इससे पूछ ही लेती हूँ। कहकर वो पूछने ही वाली थी कि अभी वहाँ पर जांगी आ जाता है। वो जलिस था और उसे कहता है कि ये मेरी वाइफ है, तो मैं इसे खुद घर लेकर जाऊंगा। कहकर उसे लेकर चला जाता है। घर आने के बाद भी वो थोड़ा बहुत गुस्सा था, तो वो उसे बनाने की कोशिश करती है और फिर उसे पूछती है कि 28 इयर्स वाली जाओशो कैसी थी, क्योंकि लोग चीटर कह रहे हैं और कंपनी के लोग कोल्ड और हार्टलेस कह रहे हैं, तो क्या मैं इतनी बुरी थी। वो कहता है अभी जो तुमने जूसेजी के मैटर में किया 28 वाली होती तो वो भी यही करती, बस उसका हैंडल करने का डिफरेंट तरीका होता, क्योंकि उसे पता है कि खुद को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो कहती है इसका मतलब मैं बुरी इंसान नहीं हूँ। जांगी कहता है तुम हमेशा से एक काइंड पर्सन थी, तभी तो मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ। तो वो सोचने लगती है क्या मैं भी बोल दूं कि मैं भी उसे प्यार करने लगी हूँ, पर वो नहीं बोल पाती और कहती है कि तुम भी बेड पर सो जाना, काउच पर कंफर्टेबल नहीं हो रहा होगा ना, इसीलिए बोल रही थी। वैसे भी इतना बड़ा बेड है तो एडजस्ट हो जाएगा। वो कुछ नहीं बोल रहा था, तो कहती है अगर तुम नहीं चाहते तो छोड़ो इस बात को, कहकर जा रही थी। पर वो तो उसे किस ही कर लेता है और उसे टीज करने लगता है कि चलो सोते हैं। पर जाओशो कहने लगती है कि तुम मेरे बिना कंसर्न के किस नहीं कर सकते, कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे उन्हें पता चलता है कि उसका जो न्यू प्लान था वो ऑनलाइन में बहुत अच्छा कर रहा है और लोग उसमें अच्छा अच्छा कमेंट कर रहे हैं। ये देखकर तो वो खुश हो जाती है और जांगी को हक कर लेती है। ये देखकर इम्प्लेस कहते हैं इन लोगों को कंपनी में हमने ऐसे पहली बार देखा है, कितने स्वीट कपल लग रहे हैं। तो वो भी अकवर्ड होकर दूर हो जाती है। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आकर बताती है कि कुछ प्रॉब्लम हो गया है। जूसी ने एक न्यू पोस्ट डाला है जिसमें वो खुद को इनोसेंट दिखा रहा है। जिन लोगों को उसके सच्चाई के बारे में नहीं पता वो लोग फिर से हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हमने जो न्यू वेंड के पोस्ट डाला था उसके कमेंट सेक्शन कर्ज से भर गया है। असिस्टेंट गुस्सा करने लगती है कि वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। सेक्रेटरी कहती है न्यू प्लान भी काम नहीं आया, तो क्यों ना हम इवेंट को भी कैंसिल कर दें। पर जांगी कहता है कि ये सब कुछ जाओशो संभाल लेगी, तो वो भी मान जाती है कि मैं हैंडल कर लूंगी। और फिर वो एक मीटिंग करती है जिसमें डिस्कस कर रही थी कि जूसीजी के खिलाफ कोई तो एविडेंस होगा जिससे हम उसे रॉन्ग प्रूफ कर सके और उसका ट्रू फेस सबके सामने ला सके। यून कहती है वो बहुत ध्यान से अपना काम करता है, इतने सालों के रिलेशनशिप में भी उसने एक बार भी अपने घर नहीं लेकर गया मुझे, और होटल लेकर जाता था। तभी जाओशो को याद आने लगता है कि 10 इयर्स पहले उसने जूसीजी के बारे में एक न्यूज सुना था कि वो 3 रिच वुमेन के साथ इन्वॉल्व है, पर उसने ये रूमर समझकर इग्नोर कर दिया था। ये याद आने के बाद वो खुद ही खुश हो रही थी कि अगर ये बात बाहर आ गई तो जूसीजी तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। असिस्टेंट पूछते हैं कि क्या बात है, आप क्या सोच रही हैं, तो वो ये बात उन दोनों को भी बताती है। और फिर वो लेट नाइट तक काम कर रही थी, तो जांगी उसका केयर कर रहा था और फिर उसे घर लेकर जा रहा था। तभी वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट दिन में वो उसे हॉस्पिटल लेकर गया था, तो डॉक्टर कहता है वरीड होने की कोई बात नहीं है, वो ज्यादा टायर्ड हो गई थी इसलिए बेहोश हो गई थी, और बताता है कि उसके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है जिस वजह से उसे एमनेसिया हो सके। थ्योरेटिकल तो वो बिल्कुल ठीक है, पर हो सकता है कि उसे कुछ साइकोलॉजिकल इशू हो जिस वजह से उसे एमनेसिया हो गया है। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि उसकी मेमोरी रिकवर हो पाएगी। जांगी कहता है मुझे नहीं लगता कि वो प्रिटेंड कर रही है एमनेसिया होने का, अगर उसकी मेमोरी रिकवर नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं। और सोचने लगता है कि चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साइड पर रहूंगा। नेक्स्ट डे जब जाओशो को होश आती है तो वो देखती है कि जांगी वहीं पर ही है और सोचती है कि ये रात भर यहाँ रहकर मेरी केयर कर रहा था, और याद करती है कि जब भी वो हट होती है तो वो हमेशा से उसकी हेल्प करता है। इस सबसे उसे लगने लगता है कि वो सच में मेरे साथ नाइस है। तभी जांगी भी जग जाता है और उसे पूछने लगता है कि कहीं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील तो नहीं हो रहा है। वो नहीं कहती है और पूछती है कि तुमने मुझे कब से लाइक करना स्टार्ट किया था। जांगी बताता है कि बहुत टाइम पहले। वो कहती है कि यूनिवर्सिटी से, पर तब तो तुम मेरे हमेशा अगेंस्ट थे और मुझे क्रेजी गर्ल कहा करते थे। वो उसे टीज करने लगता है कि तब तुम ऐसी ही थी और हमेशा उस मुचिंग के आसपास ही रहती थी। वो कहती है हाँ क्योंकि वो हैंडसम था ना। फिर कहते हैं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि हाँ मैं ऐसी थी पर मैंने उसे कभी लाइक नहीं किया। जांगी पूछता है तो फिर तुम किसे लाइक करती हो। वो कुछ नहीं कहती और बहाना करने लगती है कि मुझे जल्दी से डिस्चार्ज होकर कंपनी जाना है कहकर जा रही थी, पर वो उसे रोककर किस कर लेता है और कहता है मैं तुम्हें किसी और को लाइक करने के लिए अलाउ नहीं करूंगा, तुम बस मुझे लाइक कर सकती हो। तभी जाओशो को असिस्टेंट का फोन आता है और वो बताती है कि जूसीजी के खिलाफ एविडेंस मिल गया है। जब उसने 10 साल पहले अपना डेब्यू स्टार्ट किया था तब 3 रिच वुमेन उसे स्पॉन्सर कर रहे थे और बाद में उसके बहुत सारे लड़कियों के साथ अफेयर भी था। अब आगे क्या करना है, तो वो कहती है कल जूसीजी का फैन मीटिंग है तो वहाँ पर ही उसे एक्सपोज करेंगे। नेक्स्ट डे फैन मीटिंग में दिखाया जाता है, वहाँ पर उसके बहुत सारे फैंस वगैरह आए थे और उसके लिए हुटिंग कर रहे थे। वो भी उन लोगों से थोड़ी देर बात करता है और सोच रहा था कि मैं भी देखता हूँ वो मुझे कैसे ब्लॉक करती है। तभी वहाँ के स्पीकर पर उसके सारे कारनामे अनाउंस होने लगता है कि उसके कितने सारे स्पॉन्सर रह चुके हैं और बहुत सारे लड़कियों के साथ हुकअप भी कर चुका है, साथ में उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस भी करता है। ये सब
सुनकर तो सब लोग शॉक्ड हो गए थे और जू सी जी जल्दी से इसे बंद करने के लिए कह रहा था। ये सब सुनने के बाद भी फैंस को लगता है कि शायद हमारे एक्टर को कोई बदनाम करना चाहता है, इसलिए ये सब कर रहा है और वो उस पर ट्रस्ट करने का सोचते हैं। पर तभी वहाँ पर कोई उसके खिलाफ प्रूफ वगैरह दिखा देता है जो वो बहुत सारे लड़कियों के साथ था। ये सब देखने के बाद उन्हें यकीन होता है कि ये सब झूठ नहीं था बल्कि सच था। ये बस अच्छा होने का हमारे सामने प्रिटेंड करता है, असल में ये कितना बड़ा स्कम्बैग है कहकर उस पर चिल्लाने लगते हैं। पर वो तो पूरे सदमे में ही चला गया कि ये सब क्या हो गया। और फिर जाओ से अपने एम्प्लॉइज के साथ प्लान सक्सेस होने की खुशी में एक छोटा सा पार्टी कर रहे थे। असिस्टेंट बता रही थी कि जू सी जी पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, उसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता चल गया है और वो हॉट सर्च पर आ गया है। और जो लोग भी हमारे वीडियोस में बैड कमेंट किए थे वो अपना कमेंट वापस ले रहे हैं और उसके खिलाफ कुछ टैक्स का भी इशू चल रहा है, तो पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेट कर रहा है। ओवरऑल कहा जाए तो सब कुछ ठीक हो गया है। तो जाओशा भी उन सबको थैंक यू कह रही थी उस पर बिलीव करने के लिए और उसके साथ रहकर न्यू प्लान में काम करने के लिए। वो लोग कहते हैं कि हम हमेशा आपके साथ हैं, पर ये सब देखकर सेक्रेटरी को अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर सब ड्रिंक करने वाले थे तो जियांगी जाओशा को मना करता है ड्रिंक करने से और उसे जूस देता है। उसे इतनी केयर करते हुए देख एम्प्लॉइज खुश हो रहे थे और सोच रहे थे कि ये तो वो रूमर्स था ना कि मिसू जियांगी पर चीट कर रही है और वो दोनों जल्द ही डिवोर्स लेने वाले हैं, पर शायद ये सच नहीं है, ये रूमर्स ही है। पर सेक्रेटरी सोच रही थी कि मिस्टर जियांग उससे बहुत नाइस हो रहे हैं, वो इतना वर्दी ही नहीं है। और फिर जियांगी को जियांग कंपनी से कॉल आता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है, तो वो जाओशा से कहता है कि मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ एंजॉय करो, मैं बाद में तुम्हें पिकअप कर लूंगा। पार्टी खत्म होने के बाद वो जियांगी के आने का वेट कर रही थी, तभी वहाँ पर मुचिंग आ जाता है तो वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम अभी तक गए नहीं। वो कहता है मुझे तुमसे बहुत टाइम से कुछ बात करनी है पर मुझे चांस ही नहीं मिला। क्या तुम्हें याद है जिस दिन तुम रिवर में गिर गई थी उस दिन तुमने मुझसे एक प्रॉमिस किया था, तो वो भी सच जानने के लिए कि उस दिन असल में हुआ क्या था वो बोल देते कि हाँ मुझे याद है, और बातों बातों में उससे सच निकलवाने लगती है तो वो भी उसे सच बोल देता है कि उस दिन वो होटल में अपने बॉयफ्रेंड के साथ गया था, यानी वो गे है। और वहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स उनकी फोटो खींच रहे थे। अगर ये बात बाहर आती तो उसकी मॉम की तबीयत और खराब हो जाती जो पहले से ही खराब रहती है। इसी वजह से रिपोर्टर्स से बचने के लिए मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था और मैंने तुम्हें धक्का दे दिया जिस वजह से तुम पानी में गिर गई। ये जानकर तो वो सॉफ्ट हो गई थी कि वो एक गे है और फिर पूछती है अगर ऐसी ही बात है तो उस दिन जब मैं ड्रंक थी तो तुम मेरी हेल्प करने क्यों आ रहे थे। वो बताता है कि मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता था, मैं तुम्हें बाथरूम में ले जाकर आइस वाटर में सोक करवा देता ताकि तुम थोड़ा कूल डाउन हो जाओ, पर तुमने तो मुझे हिट कर दिया। ये सब जानकर वो थोड़ा खुश भी हो रही थी कि उसने किसी पर चीट नहीं किया। और वो मुचिंग के इतना क्लोज इसलिए थी क्योंकि सिर्फ उसे ही उसके सीक्रेट के बारे में पता है और किसी को नहीं। और कहती है तुम चिंता मत करो, मुझे उस दिन की प्रॉमिस याद है, मैं किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगी और ना ही रिवर के बारे में। तभी वहाँ पर जियांगी आ जाता है और उसकी ये सारी बातें सुन लेता है और उसे लगने लगता है कि उसने उसे झूठ बोला है अमनेसिया होने का, और कहता है तुमने इसलिए झूठ बोला ना क्योंकि तुम्हें मुचिंग से प्यार हो गया था। मुचिंग उसे क्लियर करना चाहता था पर वो उसे चुप करा देता है और जाओशा से पूछता है कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे लाइफ टाइम छुपाने वाली थी, और उस पर गुस्सा करते हुए कि तुमने मुझसे झूठ बोला है वहाँ से जाने लगता है। और वो जाओशा के लिए जो कुछ भी लेकर आया था वो फेंक देता है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता और कहता है मेरा तुमसे प्यार करना ही इनफ है और हमेशा तुम्हारे साइड रहा। तुम्हें याद है जिस दिन मैं मैरिज के लिए एग्री हुआ था उस दिन तुम कितनी ज्यादा खुश थी, मुझे लगा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। वो कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरी सच में मेमोरी लॉस हुई है और अभी जो मैं मुचिंग से बात कर रही थी वो कुछ और बात थी जो अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तो वो कहता है शायद मैं कितना भी हार्डवर्क कर लूँ पर मैं तुम्हारी लाइफ में वो पर्सन नहीं बन पाया जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो, कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर जियासो देखती है कि उसके लिए वो गिफ्ट सर फ्लावर लेकर आया था, असल में आज उनकी 5th वेडिंग एनिवर्सरी थी। जैसे ही ये बात उसे पता चलती है तो वो पहले की बातों को याद करके इमोशनल हो जाती है। उसे रोता हुआ जियांगी भी दूर से देख रहा था और सोच रहा था क्या तुम सच में मेरे लिए रो रही हो। वो उसे गुस्सा तो था पर वो उसकी केयर भी कर रहा था और वो अपने बंदे को उसे घर ले जाने के लिए कहता है वरना उसे कोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट डे जियांगी को मैसेज करने के बारे में सोच रही थी कि वो इवेंट पर आएगा कि नहीं आएगा, पर वो जो भी टाइप कर रही थी वो उसे रूड लग रहा था और वो उसे मैसेज भी नहीं करती और पागल हो रही थी कि ये मैसेज करना इतना डिफिकल्ट क्यों है। तभी वहाँ उसकी असिस्टेंट आती है इवेंट पार्टी के बारे में कुछ बताने के लिए, तो वो उसे बहाने से पूछ लेती है कि जियांगी पार्टी में आएगा कि नहीं आएगा। वो कहती है कि वो तो अभी कंपनी में नहीं है और ना ही उन्होंने कुछ बताया है, क्या आप उनके टच में नहीं है। तो वो कहती है कि वो बिजी है ना इसीलिए, और उसे जल्दी से वहाँ से भेज देती है। ये सब कुछ सेक्रेटरी देख रही थी और वो पार्टी में कुछ करने का प्लान कर रही थी। नेक्स्ट सीन में इवेंट पार्टी का दिखा जाता है जहाँ सेक्रेटरी जूसी जी के एक फैन गर्ल को बुलाई थी जियाओशा को बर्बाद होते हुए देखने के लिए, और फिर असिस्टेंट जियाओशा को स्टेज पर भेजती है स्पीच देने के लिए। तो वो स्टेज पर जाकर अच्छे से स्पीच दे रही थी। तभी सेक्रेटरी सब लोगों से कहती है कि मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ, और वो स्क्रीन पर एक वीडियो चला देती है जिसमें मुचिंग और जियाओशा एक रूम में जा रहे थे साथ में। ये देखकर तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और उसे भला बुरा कहने लगते हैं कि तुम एक चीटर हो, तुमने यहाँ अपनी कंपनी के लिए न्यू बिजनेस पार्टनर ढूंढने के लिए पार्टी रखा है और तुम अपने हस्बैंड को ही चीट कर रही हो। ऐसे
ऐसे में कौन तुम्हारे साथ काम करना चाहेगा, और तुम जियांगी पर कैसे चीट कर सकती हो। इस शहर के हर लड़की चाहती है कि जियांगी उसका हस्बैंड हो, और तुम्हें मिला है तो तुम उसे चेरिश नहीं कर पा रही हो। जियाओ शाओ और मुजिन कह रहे थे कि हम इनोसेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, पर उनकी बात पर कोई बिलीव नहीं कर रहा था। वही जियांगी ने डिसाइड कर लिया था कि इस बार वो जियाओ शाओ को जाने देगा। तभी उसे जियाओ शाओ की एक डायरी मिलती है जिसमें उसने उसके मेमोरी लॉस होने के बाद सारी बातें लिखी थी। उस डायरी को पढ़ने के बाद जियांगी को समझ आता है कि वो झूठ नहीं बोल रही थी, उसकी सच में मेमोरी लॉस हुई है, और उसे ये भी पता चलता है कि वो उसे प्यार करने लगी है। ये जानकर तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। तभी उसे असिस्टेंट फोन करती है और पार्टी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब बताती है और जल्दी से वहाँ आने के लिए कहती है। वही जियाओ शाओ सबको कह रही थी कि ये एडिट वीडियो है, मैंने जियांगी पर चीट नहीं किया है। तो सब लोग कहने लगते हैं कि हम बच्चे नहीं है, तुम कहोगी और हम मान जाएंगे, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम इनोसेंट हो। तभी जियाओ शाओ को याद आता है कि जियांगी ने उसे कॉलेज में बताया था कि एडिट वीडियो को उसके नॉर्मल वर्जन में कैसे लाते हैं, और कहती है कि हाँ मेरे पास प्रूफ है, और वो उसी टेक्निक का यूज करके उस एडिट वीडियो का ओरिजिनल वर्जन लाती है जिसमें वो लोग वर्क रिलेटेड ही बात कर रहे थे और उसी के लिए ये रूम में गए थे। फिर भी वो लोग कहने लगते हैं कि भले ही तुम लोग वर्क रिलेटेड बात कर रहे थे, पर तुम दोनों रूम के अंदर तो गए थे ना, हमें कैसे पता चला कि तुम लोग इनोसेंट हो। सेक्रेटरी कहती है पहले तुमने चीटिंग की थी तो मान भी लो। जियाओ शाओ कहती है जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो मैं उसे एडमिट क्यों करूंगी, पहले तुम बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो। तुमने वीडियो को एडिट करके दिखा रही हो सबको, जिससे कंपनी की रेपुटेशन बर्बाद हो रही है, तुम्हारी इंटेंशन क्या है। अभी वहाँ पर जूसी जी के फैन गर्ल उस पर नाइफ से अटैक कर देती है और कहती है कि तुमने उसे क्यों फंसाया, तुम खुद एक चीटर हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी, कहकर उसे नाइफ से अटैक करती है। पर तभी वहाँ पर जियांगी आकर नाइफ को पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है, और फिर बॉडीगार्ड्स उस लड़की को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जियाओ शाओ उसकी केयर करने लगती है कि तुम्हारे यहाँ से तो ब्लीडिंग हो रही है। वो कहता है कोई नहीं, छोटा सा ही चोट है, तुम तो ठीक हो ना। सेक्रेटरी कहती है उसने तुम पर चीट किया है, फिर भी तुम बार बार उसे क्यों प्रोटेक्ट करते हो। वो कहता है क्योंकि मुझे उस पर बिलीफ है, और उसे ऐसे जियाओ शाओ के लिए स्टैंड लेते हुए देखकर अब सारे लोग सेक्रेटरी को ही कहने लगते हैं कि शायद यही है जो एडिट वीडियो दिखाकर इन दोनों के बीच डिवोर्स करवाना चाहती थी। इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, यही है जो खुद को प्रमोट करने के लिए ये सब कर रही थी। सेक्रेटरी कहती है जियांगी हमेशा तुम्हारे लिए डिवोटेड रहा है, पर तुम हमेशा मुजिन के साथ रहती थी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसकी वाइफ होने के लायक हो। वो कहती है जब से मैं 18 इयर्स की थी तब से मैं इसे लाइक करती हूँ, और ये सिर्फ मुझसे प्यार करता है, तो क्या अब भी मैं इसके वर्दी नहीं हूँ। फर्स्ट टाइम मैं तुम्हारी वर्क एबिलिटी और टैलेंट देखकर तुमसे अट्रैक्ट हुई थी, इसीलिए मैंने तुम्हें जियांगी का सेक्रेटरी बना दिया था, पर अब तुम वो जब कर ही नहीं रही हो इसलिए मैं तुम्हें फायर करती हूँ, कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर घर आने के बाद वो उसके चोट पर मेडिसिन लगा रही थी और कहती है मुझे नहीं लगा था कि तुम पार्टी में आओगे, और एक्सप्लेन करने लगती है कि मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, मेरी सच में मेमोरी लॉस हुई है। वो कहता है मुझे पता है, और वैसे भी मेरे लिए मैटर ही नहीं करता कि तुमने मुझसे झूठ बोला, बस मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि तुम किसी और को लाइक करती हो। जियाओ शाओ कहती है मुजिन का वो प्राइवेट मैटर था और वो ये बात तुमसे सीक्रेट रखना चाहता है, इसलिए मैं तुम्हें वो बात नहीं बता सकती, इसके लिए मैं तुमसे माफी भी मांगती हूँ। तो वो कहता है मेरे लिए अब ये मैटर नहीं करता क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम मुझे लाइक करती हो। पर वो कहने लगती है कि किसने कहा कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। जियांगी उसे टीज करने लगता है कि आज सबके सामने पार्टी में तुमने मुझे कन्फेस किया और कहा कि जब से तुम 18 इयर्स की थी तब से तुम मुझे लाइक करती हो, फिर भी वो नहीं मान रही थी। तो वो उसे उसका डायरी दिखा देता है। ये देखकर वो गुस्सा करने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, डायरी एक पर्सनल चीज होती है, तुम कैसे पढ़ सकते हो। पर वो उसे किस कर लेता है और कहता है मेरे मन में अभी भी एक क्वेश्चन है, और पूछता है कि कॉलेज टाइम में तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करती थी। वो बताती है कि असल में उसने कॉलेज में जियांगी को उसके ही क्लासमेट को बुली करते हुए देखा था और किसी से दूर रहने के लिए धमका रहा था। ये देखकर उसे लगा था कि वो एक बैड बॉय है जो दूसरों को बस बुली करता है। ये जानने के बाद जियांगी बताता है कि मैंने तो बस उसे तुमसे दूर रहने के लिए धमकाया था, क्योंकि हमेशा वो क्वेश्चन पूछने के बहाने तुम्हारे पास आता था। और इशारों में बताता है कि गलत जगह उसकी बुरी नजर थी, इसलिए मैंने ऐसा किया था। तो वो शॉक्ड हो जाती है कि क्या मतलब, तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो कहता है कि मुझे लगा कि अगर मैं डायरेक्ट तुमसे जाकर ये बात करूंगा तो तुम मुझे गैंगस्टर समझोगी। वो कहती है तब तो तुम्हारे सारे बाल व्हाइट थे और तुम्हें देखकर ही लग रहा था कि तुम बैड बॉय होगे। ये सुनते ही वो उसके क्लोज चला जाता है और कहता है कि बैड बॉय कैसे होते हैं अब मैं दिखाता हूँ। ऐसा कहकर वो उसे किस करने लगता है और फिर वो दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे जैसे ही वो उठती है तो वहाँ पर जियांगी नहीं था, पर उसने जियाओ शाओ को मैसेज कर दिया था कि मैं जियांग ग्रुप में जा रहा हूँ, वहाँ एक मीटिंग है, तुम अपनी कंपनी चली जाना, मैं इवनिंग को तुम्हें पिकअप कर लूंगा। उसके बैग में पेन हो रहा था तो वो सोच रही थी पता नहीं उसमें इतनी एनर्जी कहाँ से आता है। और फिर जैसे ही वो बेड से उतर कर जा रही थी तो वो स्लिप करके गिर जाती है, जिस वजह से उसका सर बेड पर लग जाता है और उसे पास्ट की सारी मेमोरी आने लगती है कि कैसे वो दोनों स्कूल में पहले लड़ा करते थे और फिर धीरे धीरे साथ में रहने की वजह से दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और फिर एक दिन जियांगी ने उसे मैरिज के लिए प्रपोज किया था तो उसने भी हाँ कह दिया था। उसे सब कुछ याद आ जाता है तो वो अपने पुराने वर्जन में वापस आ जाती है और फिर वो कंपनी जाती है और सबसे पहले वाले टोन में ही बात कर रही थी और असिस्टेंट से कहती है सबको बता दो 30 मिनट के अंदर मीटिंग होने वाला है, वो रूम में आ जाए। ये देखकर असिस्टेंट सोचती है ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पहली वाली मिस है। एम्प्लॉइज
भी उसे ऐसे देखकर बात कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है ये अपनी पुरानी पावरफुल ऑरा में वापस आ गई है। तो वो उन्हें ऐसे देख लेती है और पूछती है कि क्या हुआ, और फिर वो एक एम्प्लॉइज की हेयर स्टाइल की तारीफ कर देती है। ये देखकर तो वो सब शॉक्ड हो जाते हैं कि उसने पहली बार किसी की तारीफ की है। उसके बिहेवियर से लग रहा था कि वो स्टिक तो होगी पर सबसे बना कर भी रखेगी। और फिर मीटिंग रूम में भी वो सबसे कहती है, मुझे पता है कि कुछ दिनों से कंपनी में बहुत कुछ हुआ है, फिर भी आप लोग कंपनी छोड़कर नहीं गए, इसलिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। अब सब कुछ ठीक हो पाया है तो सिर्फ आप लोगों की वजह से। अब हमें मैगजीन के न्यू प्लान के बारे में सोचना चाहिए, क्या किसी के पास कोई सजेशन है। और वो उन लोगों से यही सब डिस्कशन कर रही थी, तभी उसे किसी का मैसेज आता है और सीन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन में वो सेक्रेटरी से मिलने जाती है, इसका मतलब उसी ने ही मैसेज किया था। जाओशा पूछती है कि बताओ तुमने क्यों बुलाया है, तो वो कहती है कि मैंने रिजाइन कर दिया है, पर मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे तुमसे माफी भी मांगनी थी। और वो उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मैं मिस्टर सियांग को बहुत ही एडमायर करती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि मैं उनके लायक नहीं हूँ, वो बहुत ही बेटर वुमेन डिजर्व करते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें जज करती थी और कुछ महीनों से ये प्रूव करने में लग गई कि तुम मिस्टर सियांग के वर्दी नहीं हो। और मैं ये भूल गई थी कि दो लोगों के बीच में प्यार की भी जरूरत होती है। और वो उसे सॉरी कहती है तो जाशा उसे माफ कर देती है और समझाती है कि पहले खुद से प्यार करना सीखो और खुद के बारे में सोचो। तो वो उसे फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेष देकर चली जाती है। वही मुझे जियांगी को मिलने के लिए बुलाया था ताकि वो उसे क्लियर कर सके कि वो और जाओशा सिर्फ एक अच्छे फ्रेंड है। तो वो कहता है मुझे पता है, मुझे उस पर बिलीफ है, अगर और कुछ बताना है तो बताओ वरना मैं जा रहा हूँ। तो मुचिंग उसे सच बता देता है कि मुझे मैन पसंद है। ये जानकर तो वो सॉफ्टी हो गया था, तो कहता है ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हें कन्फेस कर रहा हूँ, मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है और मैं उसे उस दिन मिलने गया था, वो स्टार है ना, इसीलिए रिपोर्टर्स हमारे पीछे पड़ गए थे। इस सब को कवर अप करने के चक्कर में जाशा पानी में गिर गई थी, मेरी वजह से तुम लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, इसीलिए मैंने सच बता दिया। ये सब जानने के बाद वो और भी रिलैक्स हो जाता है कि अच्छा यही सब हुआ था उस दिन। मुचिंग उससे ये बात सीक्रेट रखने के लिए कहता है, तो वो कहता है मुझे किसी के प्राइवेट मैटर में घुसना पसंद नहीं है, कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर जाओशा उसे मैसेज करके कॉलेज कैंपस में बुलाया था मिलने के लिए। वो दोनों वहाँ मिलते हैं और अपनी पुरानी मेमोरीज को याद कर रहे थे। और फिर जाओशा कहती है अगर मुझे सेकंड लाइफ में भी चांस मिली तो मैं तुमसे ही प्यार करूंगी। वो कहता है कि मैं भी, और फिर दोनों हक करते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है।